हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज के बारे में जानेंगे, जो भाग 4 है। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण जीवन एवं हम लोग जानेंगे वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत, जो कि इतिहास का सब्जेक्ट है। और हम लोग पार्ट 3 का आज अंतिम ग्रामीण जीवन एवं समाज जो पाठ है, भाग 4, और यह प्रश्नोत्तरी सहित आपका आज का वीडियो है, इसलिए इसे जरूर ध्यान से देखेंगे। बच्चों, हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेज लोग हमारे भारत देश पर किस प्रकार से अत्याचार और शोषण कर रहे थे, और इसी कड़ी में बहुत सारे विद्रोह तो हो रहे थे, लेकिन इसमें से हम लोग जानेंगे नील विद्रोह, जो कि भारत के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ पहली विद्रोह मानी जाती है। नील विद्रोह, क्योंकि नील विद्रोह नील से इसलिए रिलेटिव है क्योंकि जमींदार और अंग्रेज हमारे भारत पर, हमारे किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने का दबाव डालते थे, क्योंकि नील का जो व्यापार था वो यूरोप में बहुत अच्छा और उच्च क्वालिटी का भारतीय नील होने की वजह से वहां पर मांग ज्यादा थी, और उसी मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पर जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जाती थी। लेकिन नील की खेती हो जाने से यहाँ के किसानों का आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक और मानसिक शोषण भी होने लगा, जिससे यहाँ की दयनीय स्थिति, भारत के किसानों की दयनीय स्थिति काफी गंभीर होते गई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नील विद्रोह। बच्चों, नील विद्रोह 1859 और 60 के बीच में, 1859 से स्टार्ट हुई थी और लगभग 2 वर्षों तक यह नील विद्रोह चला। तो आप लोग पेन कॉपी ले लेंगे और मुख्य बिंदुओं पर नजर हम लोग डालते हैं। तो यह आंदोलन किसानों के द्वारा अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के खिलाफ था। यह आंदोलन याद रखेंगे किसके खिलाफ था? तो अंग्रेजी शासन के खिलाफ था, और यहाँ के जो जमींदार थे उनके विरोध यह विद्रोह किया गया था। याद रखेंगे बच्चों, नील विद्रोह किसानों का पहला विद्रोह था। 1859 में नील जो विद्रोह हुआ था, यह किसानों के द्वारा पहला ऐसा विद्रोह था जो अंग्रेजी शासन और जमींदारों के खिलाफ हुआ था। अब ये याद रखेंगे बच्चों कि नील विद्रोह का स्थान यानी शुरुआत कहां से हुई थी। तो नील विद्रोह जो है बंगाल के नदिया जिले, अभी भी ऊपर है, अगर आप बंगाल कभी जाएंगे तो नदिया जिले के गोविंदपुर नामक गांव से शुरुआत हुआ था। याद रखेंगे कि नील विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? बंगाल के नदिया जिले, और नदिया जिले में कौन सा गांव? गोविंदपुर गांव। याद रखेंगे, गोविंदपुर गांव बंगाल के नदिया जिला में प्रारंभ हुआ था। और एक चीज और याद रखेंगे बच्चों कि इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर, यानी बराबर, जिसको कहा जाए कि बराबर हिस्सेदारी के साथ यह विद्रोह स्टार्ट किया गया था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस विद्रोह की शुरुआत की थी। और यह पूरी तरह से अहिंसक विद्रोह था, यानी किसी तरह से किसी को मारपीट नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि अति का अंत जो होता है वो होता है किसी भी विद्रोह में थोड़ी मोड़ी झड़प छोड़ के, बाकी यह विद्रोह पूर्ण रूपेण अहिंसक था। अहिंसक तरीके से विद्रोह किया गया था। याद रखेंगे, मार्च 1859 ईस्वी में, कितना में? मार्च 1859 ईस्वी में सैकड़ों रैयतों ने, जो यहाँ के मूल रैयत थे, रैयतों ने नील खेती करने और बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। चूंकि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके थे कि बागान मालिक जो है नील खेती करने वाले किसानों से टैक्स वसूलते थे, कर लगान वसूलते थे, और वह लगान जो है अंग्रेजों को मिलती थी, और साथ ही नील जो खेती होती थी उसको अंग्रेज लोग सस्ते दामों पर खरीदते थे।
तो इन्हीं रूपों के साथ जो है सैकड़ों रैयतों ने यहाँ के, कहाँ के, नदिया जिले यानी बंगाल के गोविंदपुर गांव से स्टार्ट हुआ था, तो यहीं पर हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। तो यहाँ के सैकड़ों रैयतों ने क्या किया, नील खेती करने के लिए और बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया कि भाई हम आपका नील खेती भी नहीं करेंगे और लगान भी नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया कि भाई हम टैक्स भी नहीं देंगे, लगान भी नहीं देंगे और नील खेती भी नहीं करेंगे। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे रैयत थे जो नील खेती करने के लिए राजी हुए होंगे या हुए थे। तो इस विद्रोह में बागान मालिकों के लिए अगर कोई काम कर रहा है रैयत, है ना, तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, अगर कोई रैयत नील खेती कर रहा है तो उसे सामाजिक रूप से बहिष्कार भी कर दिया गया एवं लगान वसूल करने वाले गुमास्ता की पिटाई भी कर दी। अब देखिए यहाँ पर जो है अहिंसक तरीका था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, पिटाई हो गई। ए भाई देखिए, पिटाई अगर आपकी हुई है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं गलती इसी महोदय का हुआ होगा, जबरदस्ती गया होगा लगान वसूलने। लोग समझाए होंगे कि भाई हम जब खेती नहीं कर रहे हैं तो हम लगान क्यों देंगे, है ना, नहीं मानता होगा, लो भाई संभालो तुम, है ना। और क्या किया, वहां के जो विद्रोह कर रहे थे, नील विद्रोह कर रहे थे, उनकी पिटाई भी शुरुआत हो गई थी। इस विद्रोह में बुद्धिजीवी वर्ग ने भी अपनी भूमिका निभाई। तो यह सिर्फ किसानों का विद्रोह अगर कहा जाए तो किसानों का विद्रोह तो था ही, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, पढ़े लिखे वर्ग थे, वह भी किसानों के साथ हो गए। उन्होंने क्या किया कि जो किसान लोग थे उनको जागरूक करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे फायदा ये हुआ कि किसान अंग्रेजों और जमींदारों की सच्चाई जो है किसानों, चूंकि किसान भोले भाले होते हैं, गांव के किसान भोले भाले अभी भी है ना, और उनको जागरूक करने का काम यही बुद्धिजीवी वर्ग जो है किया, जिसके वजह से यह पहला भारत का, या यूं कहा जाए कि नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया पहला विद्रोह के रूप में आता है। इसे भी तो 1857 में हम लोग जान रहे हैं, है ना, सिपाही विद्रोह है, वो तो सिपाहियों द्वारा किया गया था, लेकिन यह किसानों के द्वारा पहला विद्रोह किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि यह विद्रोह, आप सोच सकते हैं कि यह विद्रोह इतना ज्यादा आक्रामक होने के कगार में आ गया कि वहां पर सुरक्षा के लिए, किसकी, बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाने लगा, सेना का इस्तेमाल किया गया। आप सोच सकते हैं बच्चों कि यह विद्रोह कितना अहिंसक से हिंसक के रूप में जा रहा था, कि आप सोच सकते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए जो है सेना का इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। तो भाई भारत का नियम है कि पहले आप विनम्र से, हाथ से, बात से आप सुन जाइए, जब नहीं सुनेंगे तो आपको तो लात खाना ही पड़ेगा, है ना। और यही हुआ नील विद्रोह में, पहले अहिंसक रूप से हुआ, जब नहीं माने तो भाई लो तबला, सुनो तब, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि यह विद्रोह इतना भयानक रूप ले लिया कि वहां पर सेना का प्रयोग इस्तेमाल होने लगा, किसकी सुरक्षा के लिए, बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए, वहां के जमींदारों के लिए, है ना। अब इसी को देखते हुए यह विद्रोह इतना भयानक रूप हो गया कि एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था नील आयोग गठन। याद रखिएगा, नील आयोग गठन कब हुआ था, 1860 ईस्वी में। ठीक है, तो नील आयोग का गठन, देखिए आयोग का कार्य क्या था, तो नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए सीटोन कार, याद रखिएगा इस महोदय का नाम याद रखिएगा, सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, सीटोन कार, ठीक है, सीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया था। अब देखिए, जब गठन हो गया, विद्रोह हो गई, उसके बाद नील आयोग का गठन हुआ, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई गठन हुआ तो उसका परिणाम क्या आया, इस विद्रोह का परिणाम क्या आया, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि जब यह आयोग पूरी तरह से जांच किया, क्योंकि यहाँ पर उसकी व्यवस्था जो थी उस पर जांच हुआ, और जांच होने के बाद क्या हो गया कि बागान मालिकों को जिम्मेवार ठहराया गया,
बेटा अंग्रेज लोग जो है जमींदारों को और यहाँ के बागान मालिकों को फंसा दिया। जा बेटा तुम ही जो है संभालो, है ना। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर बागान मालिकों को जिम्मेवार ठहराया गया कि आप ही के गलती से नील विद्रोह हुआ। और यह आयोग सिर्फ जिम्मेवारी नहीं ठहराया बल्कि अधिसूचना जारी कर रैयत को नील खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये आयोग पहले था कि आपको करना है, जबरदस्ती करना है, नील की खेती करनी है। लेकिन अब जब ये आयोग बना, इन्होंने साफ स्पष्ट अधिसूचना जारी कर दिया और कहा गया कि भाई आप रैयत को नील खेती करने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहेगा तो करेगा तो ठीक है, लेकिन आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और सभी विवादों का निपटारा विधि पूर्वक किया जाए। अगर किसी प्रकार से कोई विवाद अगर हो जाती है तो उन सारे विवादों का निपटारा जो है वो विधि पूर्वक कानून के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना बड़ा परिणाम आया नील विद्रोह से। अब आइए कि आयोग ने रैयतों को वर्तमान अनुबंध को पूरा करने के लिए उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। ले बेटा, अब जो अनुबंध भी किया था, जो बॉन्ड भी किया था रैयत जमींदारों के साथ या अंग्रेजों के साथ, तो वह बॉन्ड हो भी गया। वर्तमान में अगर बॉन्ड हुआ भी है, अनुबंध हुआ भी है ना, तो किसानों को यानी रैयतों के इच्छा पर छोड़ दिया जाए। अगर उनको लगता है कि आपका काम हम कर देंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर भैया लाल जाइए घर, है ना। तो आयोग ने एक बहुत अच्छा काम किया कि भाई अगर मान लीजिए जो बॉन्ड किए हुए हैं उनके साथ एक कंप्रोमाइज हुआ है, एग्रीमेंट हुई है, तो भाई उसका क्या करेंगे। तो आयोग ने कहा कि भाई वो रैयतों के इच्छा पर छोड़ दिया जाए। अगर उसकी इच्छा है कि भाई हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उनकी इच्छा है कि हम नहीं करेंगे तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या हुआ, तो सारे वहां के जो रैयत थे, कहाँ के, बंगाल, गोविंदपुर, नदिया जिला, है ना। तो वहां के किसानों का जो थे वो क्या किए कि पूरी तरह से नील, चूंकि वो नील की खेती से क्या परेशानी है, क्या नुकसान है, यह वहां के रैयत समझ चुके थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से भाई नील खेती नहीं होगी तो नहीं होगी। और इसका परिणाम हुआ कि नील के सभी फैक्ट्री बंगाल से बंद हो गए, है ना। अब ये बंगाल में जब बंद हो गए तब क्या हुआ कि वह बंगाल छोड़कर कहां जाने लगे, बिहार। अब यहां पर देखिए कि बिहार जब वो कहां पर आने लगे, अब बंगाल से तो भाई वहां पर उन लोग का दाना पानी, नील विद्रोह वाला जमींदारों को, अंग्रेजों को अब ये समझ गए कि भाई अब यहाँ हम लोग का किसी तरह से कोई दाल नहीं गलने वाली है। तो वहां से अपनी फैक्ट्री का सारा कल पुर्जा उठाया और उन लोग चल गए बिहार। लेकिन भैया आप सुधरेंगे तो तब तो आप कहीं अपना काम कर पाएंगे ना। बिहार जाने के बाद भी उन्होंने वहां के यानी बिहार, उस समय चूंकि झारखंड बिहार एक ही मान के चलिए, तो जब वहां बिहार गए तो वहां पर भी शोषण होना चालू हो गया और बंगाल वाली परेशानी क्या हो गई, बिहार चली गई, है ना। जो बंगाल में परेशानी थी वहां फैक्ट्री उठा के बिहार चला गया, जो परेशानी बंगाल में थी वह परेशानी बिहार में चली गई। और बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में नील की खेती एक मुद्दा बन गया, ठीक है, बाद में। और इसी का परिणाम था कि महात्मा गांधी ने, याद होगा कि महात्मा गांधी ने पहला विद्रोह, पहला अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कहां से स्टार्ट किया था, याद है आप लोग को? याद है तो बताइए। चंपारण का विद्रोह, बिल्कुल सही। कब? 1917 में, है ना। 1917 में नील बागान मालिकों के विरोध में
महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ और यहीं से महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्र में प्रति 1917 में वो चमके, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नील विद्रोह जो है वह राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष के लिए यह एक विद्रोह के रूप में महात्मा गांधी ने इसका उजागर किया और इन्होंने बिहार के चंपारण में एक आंदोलन 1917 में किया गया। तो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि नील आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग का पूरा समर्थन प्राप्त है। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन के काफी सक्रिय सदस्य थे। याद रखिएगा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और इस नाटक ने नील आंदोलन के प्राण फूंक दिए। यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि बुद्धिजीवी वर्ग भी जो है वो नील विद्रोह के जो नील के जो शोषण होते हैं उसको नाटक के माध्यम से रंगमंच पर लाया गया और यह एक बहुत बड़ा कारण बना। अब बच्चों हम लोग नील विद्रोह के बाद यह चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अभ्यास में। तो अभ्यास में जो पहला क्वेश्चन है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सिर्फ हम यहाँ पर रिक्त स्थान का जो है क्या आंसर होगा इसको हम बताते जाएंगे, आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट्स करेंगे। तो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी? तो यह हो जाएगा, अगर आपको याद होगा तो यह होगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। कब मिली थी? 12 अगस्त 1765। इसको याद रखना है, 15 अगस्त 12 अगस्त याद रखिए, है ना। 15 अगस्त भारत आजाद हुआ था, 12 अगस्त 1765, है ना, 1765। हाँ, तो आप देख लीजिए कि 17/5 है ना। तो 2022 चल रही है, अब उसमें 5 घटा दीजिए, 2017 आ गया, 17/65। तो 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली थी। ख है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ने लागू किया था। किसने? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? जल्दी बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। ग है, महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा ने तैयार की थी। महालवाड़ी व्यवस्था की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो वो थे होल्ट मैकेंजी। किसने तैयार किया था? होल्ट मैकेंजी ने तैयार किया था। उसके बाद घ आ जाइए, सर टॉमस मुनरो ने व्यवस्था में लागू की थी। तो सर टॉमस मुनरो ने क्या व्यवस्था लागू की थी? रैयतवाड़ी। क्या व्यवस्था लागू की थी? रैयतवाड़ी, है ना। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, पहला वाला में यहाँ चूंकि 2 खाली स्थान है तो पहले वाला में लिखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पर लागू की गई थी? याद है, बंबई और मद्रास में। ठीक है, बंबई और मद्रास में लागू की गई थी, इसको लिख लेंगे। और लास्ट जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करने में, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी? जल्दी बताइए, इसी वीडियो में आपको उत्तर मिलना है। नदिया। और वाह, जो बच्चे पहले दिए हैं वो चीनी खाएंगे और जो बच्चे भी सोच रहे हैं तो गुड़ खाइए, है ना। तो नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले में कौन सा गांव? गोविंदपुर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे नदिया जिले। तो इस तरह से हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 2 में।
तो क्वेश्चन 2 को बनाने के लिए पहले इसको आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिख लेंगे। अब हम लोग दूसरा जो इसका प्रश्न उत्तर है, ये सब लिखने वाली चीजें हैं जिसको आपको कॉपी में विस्तार से या संक्षेप रूप में आपको लिखने हैं। तो पहला सवाल है दूसरा नंबर, हम लोग दूसरा नंबर में आते हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, क का प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां और किसके द्वारा लागू की गई है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। और यह कहां लागू की गई थी? मद्रास और मुंबई में। कहां लागू की गई थी? तो आप सीधे लिखेंगे मद्रास एवं मुंबई में लागू। और किसने किया था? टॉमस मुनरो ने। ठीक है, टॉमस मुनरो ने लागू किया था। उसके बाद है ख नंबर। तो ख नंबर का उत्तर जो है बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग है कि नीच खेती व्यवस्था के तहत नील की खेती कैसी होती थी। तो आप इसके लिए पेज नंबर 37 निकालेंगे और यहाँ पर देखेंगे नील की नीच खेती में परेशानी, यानी यहाँ पर जो है नीच खेती व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती कैसी होती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जाती थी। उपजाऊ भूमि पर पहले ही काफी अधिक आबादी मौजूद थी, जिस कारण बागान मालिकों को नीच खेती के लिए छोटे मोटे खेत ही मिल पा रहा था। हालांकि उन्हें नील की खेती के लिए बड़े भूखंड की आवश्यकता थी। अपनी जरूरत पूरा करने के लिए उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने की कोशिश की। वहां के किसानों को जमीन से हटवा दिया। इस कारण बागान मालिकों एवं किसानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आपको यहाँ से लिखना है, बड़े बागानों के लिए काफी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती थी। यह आवश्यकता उस समय अधिक होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे। इसके अतिरिक्त नीच खेती के लिए बड़े पैमाने पर हल बैल की आवश्यकता होती थी। प्रति 1 बीघा जमीन के लिए 2 हल चाहिए था। अगर जमीन 1000 बीघा होता है तो उसके लिए 2000 बैलों की आवश्यकता होती थी। हलों की खरीदारी और उसका रख रखाव दोनों मुश्किल था। नील की खेती के समय किसान अपने हल बैल के साथ खेतों में व्यस्त होते थे। तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है ग नंबर, बागान मालिक और किसानों के बीच होने वाले अनुबंध में क्या शर्तें होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि क्या शर्तें होती थी कि अनुबंध के बाद अगर ये जो बागान मालिक और रैयत के बीच में कौन सा अनुबंध, कौन सा बॉन्ड होता था, उसको आप पेज नंबर 38 में देखेंगे। ऊपर में अनुबंध पेज नंबर 38 में अनुबंध के बाद बागान मालिक उन्हें नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज पर दर कर्ज देते थे, है ना। पहला हो गया कि कर्ज देता था और रैयतों को अपनी जमीन का 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। जो रैयत का जो जमीन होता था उसका 1/4 हिस्सा पर नील की खेती करने का बॉन्ड होता था। किसान फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को ही सौंप देते थे और उसे नील की बेहद कम कीमत मिलती थी, है ना। तो ये शर्त है कि वो कर्ज भी देते थे और अपने जमीन का 1/4 हिस्सा में उसे नील की खेती करनी ही करनी है। इसके बाद देखते हैं बच्चों घ, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरू किया गया। तो इसका आप लिखेंगे बड़ी जमींदारों की कमी होने के कारण, है ना। तो ये एकदम बिल्कुल शॉर्ट आंसर हो जाएगा घ का कि वहां पर जो है क्यों ऐसा किया गया। तो चूंकि इधर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को दक्षिण भारत में क्यों शुरुआत की गई, क्योंकि वहां बड़े जमींदारों की कमी थी, जिसके वजह से जो है दक्षिण भारत में शुरुआत किया गया। अंगा है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो चूंकि मांग उसी का ज्यादा होता है जो उच्च क्वालिटी का हो। तो आप लिखेंगे कि भारतीय नील उच्च गुणवत्ता और चमकदार होने के कारण अधिक मांग थी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे। उसके बाद है आइए चर्चा करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, या क्वेश्चन नंबर 3 जो है चर्चा करें, इसका उत्तर थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा। ये मतलब कम से कम 4-5 लाइन तो जरूर ही आपको लिखने होंगे। तो आपको शॉर्ट में हम बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 आइए चर्चा करें। नील की खेती के प्रति कंपनी की दिलचस्पी क्यों बढ़ी? तो आप इसके प्रश्न का उत्तर जो है पेज नंबर 36 में आ जाइएगा। तो वहां पर आप देखेंगे ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी में। जब यूरोप में, देखिए यहां पर है ना, जब पेज नंबर 36 में, जब यूरोप में भारतीय नील की मांग बढ़ी तब ईस्ट इंडिया कंपनी की नील की खेती में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कंपनी भारत में नील के उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगी ताकि नील के व्यापार में भारी मुनाफा कमाया जा सके। बंगाल में उत्पादित नील उत्तम कोटि का होता था जिसकी मांग यूरोप के बाजार में सर्वाधिक होती थी। 18वीं सदी के अंत तक बंगाल में नील की खेती में भारी बढ़ोतरी हुई। कंपनी के अफसर और व्यवसायिक एजेंट नील के व्यापार में बड़ी रकम निवेश करने लगे। तो ये लिखना है आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजों ने कृषि में सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस किया? तो इसके लिए आप जो है पेज नंबर 31 में आएंगे। तो यहां पर देखेंगे पेज नंबर 31 में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के में आएंगे। वहां पर इसका उत्तर है कि अंग्रेजों के समय भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी। कंपनी के अफसरों को यह लगने लगा कि अब कृषि में सुधार और भूमि पर निवेश करना जरूरी हो गया था। अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भूमि व्यवस्था और भू राजस्व के अंतर्गत कई व्यापक परिवर्तन किए। ये हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, रैयत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे? तो इसका उत्तर जो है बच्चों पेज नंबर 37 आप निकालेंगे। पेज नंबर 37 में आप देखेंगे रैयत जमीन पर खेती में जो है रैयत नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे? तो उसका उत्तर यहाँ पर है रैयत जमीन पर खेती के नीचे। रैयत व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को बगान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था। अनुबंध के बाद जो है ये चूंकि इसका उत्तर भी आप जान रहे हैं, अनुबंध के बाद बगान मालिक उन्हें नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज पर, ये पूरा लिखना है। और क्यों कतरा रहे थे उसके, जिस कारण किसान कर्ज के तब, चूंकि बगान मालिक जो है उसको कर्ज भी देते थे किसानों करने के लिए, रेतों करने के लिए, और इस कर्ज के चंगुल से वो निकल नहीं पाते थे। बगान मालिकों की इच्छा होती थी कि किसान अपनी सबसे अच्छी जमीन पर नील की खेती करे, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि नील की जड़ें गहरी होने के कारण वह मिट्टी की ताकत को खींच लेती थी और नील की कटाई के बाद उस भूमि पर धान की खेती सही ढंग से नहीं होती थी। तो इसी के कारण जो है रैयत जो है वह नील की खेती करने से कतरा रहे थे। चूंकि नील तो खा नहीं सकते हैं, धान खाएंगे, और अगर एक बार आप नील की खेती कर लिए तो उसका जड़ काफी गहरा पर चला जाता था, जिसकी वजह से वहां के पोषक तत्व जो है नील जो है वो यूज कर लेता था, जिससे धान की खेती सही तरीके से नहीं होती थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, अस्थायी बंदोबस्ती के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 32 में आएंगे और यहां पर देखेंगे कि इसके प्रावधान क्या क्या थे। तो आप यहां पर देखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त के जो दोष है महलवाड़ी क्या है क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधान क्या थे? तो अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य प्रावधान आप यहां से लिख सकते हैं कि 1773 में अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू की गई, जिसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। बंगाल के बाद इसे बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों से मालगुजारी के रूप में एक निश्चित आय हमेशा के लिए निर्धारित कर दी जाती थी। तो यही सब लिखना है। जमींदार किसानों से वसूल किए गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता था तथा शेष 1/12 भाग अपने खर्च, परिश्रम एवं दायित्व के लिए अपने पास रख लेता था। तो यही आपको लिखना है, यही मुख्य प्रावधान थे। 7वां है महलवाड़ी व्यवस्था में खेती कैसी होती थी? तो इसके लिए बच्चों आपको पेज नंबर 33 में आना होगा। महलवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसी से आपको मुख्य चीजें लिखनी है। तो यह है महलवाड़ी में खेती कैसी होती थी। तो आप यहां से लिखेंगे कि इस व्यवस्था के तहत राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं किए गए, बल्कि कंपनी समय समय पर इसमें संशोधन करती थी। इस व्यवस्था ब्रिटिश भारत की कुल 30% भूमि पर लागू। तो इसको आप लिखेंगे यहां से लास्ट तक।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, किसान नील विद्रोह के लिए क्यों बाध्य हुए? तो इसके लिए पेज नंबर 38 आएंगे और 38 में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर नील विद्रोह के बारे में जो इस वीडियो में हम लोग देखे थे, जो मेन पॉइंट आप लोग था कि उसके आधार पर आप यहाँ पर लिखेंगे किसान विद्रोह के लिए क्यों बाध्य हुए, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती खेती कराया जाता था नील विद्रोह के लिए, नील के लिए, और इससे किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता था, वो कर्ज में चले जाते थे, जिसकी वजह से वहां के किसानों ने नील विद्रोह कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, नील आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? तो इसकी रिपोर्ट में हम आप लोग को इसी वीडियो में बताए थे कि इन्होंने 1860 में नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग 1870 में गठन किया गया। अब देखिए, जिसने बागान मालिकों की स्थिति के लिए जिम्मेवार ठहराया गया। अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सभी विवादों का निपटारा विधि पूर्वक किया जाएगा। आयोग ने रैयतों को वर्तमान अनुबंधों को पूरा कर अगली बार अपनी इच्छा से नील की खेती बंद करने की बात कही गई। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल के लगभग सभी नील फैक्ट्री बंद हो गए। तो ये आप लोग को रिपोर्ट में यही लिखना है कि इच्छा से नील की खेती बंद करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 9 तक बना लेंगे सभी को। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक साबित हुआ होगा। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।